सुल्तान भैया शुरू कर दिया है। अरे यार सुधांशु, चाय पीने दो यार। 2 मिनट। शुरू हो गया। हाँ भैया। रुको एक सेकंड। हाँ तो भाई, आज का टॉपिक है जो कांग्रेस में पंजाब में और तमाम राज्यों में उठापटक चल रही है, वो क्यों चल रही है उसको थोड़ा सा संस्थागत तरीके से समझेंगे। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। अक्सर हमने ये देखा है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, और अब पंजाब का जो भी चुनावी राज्य होता है, वहाँ पे कांग्रेस संगठन में दरार साफ देखी जा सकती है। खुलेआम नेता आलाकमान के खिलाफ बयान देते हैं, संगठन के खिलाफ बयान देते हैं, और खुली बगावत वहाँ पे चल रही होती है। ये कांग्रेस में, इसको क्या हम कांग्रेस की बीमारी कह सकते हैं, या ये उन पार्टियों के साथ में होता रहा है जो सत्ता से बाहर होती हैं, ये समझेंगे आज के वीडियो में तफसील से। और कांग्रेस जो इस हाल में अभी है वो क्यों है, और क्यों वो बीजेपी का मुकाबला करने में थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें जो हैं वो आज के वीडियो में समझेंगे। अब आप लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि विनय सुल्तान भाई, आप तो हमेशा जो है नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस वगैरह के ऊपर बात करते रहें। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस कवर करने से पहले मैंने लंबे समय तक पॉलिटिक्स कवर की है, और भारत का नागरिक होने की वजह से जो नेचुरल दिलचस्पी है वो पॉलिटिक्स में रहती है। तो ये जो अपना शो है, इसमें सिर्फ आपको मतलब हम फोकस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर, लेकिन राजनीति के ऊपर भी, अर्थशास्त्र के ऊपर भी, और भी इतिहास के अगर कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ होंगी तो वो भी हम आपके साथ में जो है शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ये एक ऐसा शो हम लोग प्लान कर रहे हैं जो आप जो है पीठ टिका के सुने आराम से, तफसील से, आप जब गाड़ी चला रहे हों या जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, ताकि आपको एक ऐसा कंटेंट मिले जिसमें आपको जानकारी मिले, थोड़ा सा विश्लेषण मिले, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है उसको वो खाका जो है हम आपके सामने खींचने की कोशिश करेंगे, एक लार्जर पिक्चर आपके सामने खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये इस शो का जो मोटा मोटी हमारा आइडिया है वो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी पंजाब से। पंजाब में हुआ क्या है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पे एक जो है बैठक होती है, और इस बैठक में तमाम नेता जो है पंजाब के वो दिखाई देते हैं, जिसमें आप ये समझिए कि गुरप्रीत सिंह कांगड़ हैं, नाजिर सिंह मानशाहिया हैं, भारत भूषण आशू हैं, बलकौर सिंह सिद्धू हैं, जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं। आपको पता होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने से पहले वो कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो बलकौर सिंह सिद्धू, जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, वो भी, और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पे इकट्ठा होते हैं, और वो कहते हैं कि जो संगठन ने फिलहाल घोषणाएं की हैं, मतलब केंद्रीय संगठन ने, जो कि पीसीसी या प्रदेश संगठन की जो नई घोषणाएं की हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी को इम्पोर्टेंट कार्यभार दिया गया है पूरे के पूरे पंजाब के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कैंपेन जो किस तरीके से चलेगी वो उनको तय करना है। लेकिन जो टकराव की स्थिति है वो ये है कि राजा वड़िंग, जो वहाँ पे 2022 से अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, उनको अपने पद से हटाया नहीं गया है। तो इसको लेके जो है पंजाब में कांग्रेस में तमाम धड़ों में जो है असंतोष जो है वो देखा जा रहा है। अच्छा, अब राजा वड़िंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि राजा वड़िंग थोड़ा सा अलग किस्म का नाम है, मतलब हम लोग साधारण तौर पर सुनते नहीं। तो पंजाब जो है, राजा वड़िंग की स्टोरी जो है वो पंजाब का जो समाज है उसकी स्टोरी है। दरअसल राजा वड़िंग का ओरिजिनल नाम है अमरिंदर सिंह वड़िंग। और पंजाब या राजस्थान में भी कई कई इलाकों में ऐसा होता है कि आदमी, हरियाणा में भी मैंने देखा है कुछ जगहों पे, कि आदमी जो है वो अपने गांव का नाम जो है वो अपने साथ में लगाता है सरनेम की तरह। और ये अक्सर देखा जाता है, ख़ासतौर पे ऊंची जातियों में ये प्रैक्टिस ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान में भी राजपूत जैसे हैं वो लगाते हैं, और पंजाब में आपको जो है जट सिख जो है वो अपने गांव का नाम एक सरनेम की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मुक्तसर में एक जगह पड़ती है वड़िंग, वहाँ से के रहने वाले हैं राजा वड़िंग, और उन्होंने अपने गांव का नाम जो है वड़िंग अपने पीछे लगाया, लेकिन हमेशा इनका नाम ये नहीं था। और राजा नाम जो इनको पड़ा है उसकी भी एक दिलचस्प कहानी ये है कि अमरिंदर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम है, जो कि पटियाला राजघराने से आते हैं, तो वैसी स्थिति में अमरिंदर को पंजाब में सामान्य तौर पर राजा बोला जाता है। तो वैसे ही इसका, क्योंकि दोनों हम नाम थे, अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमरिंदर सिंह वड़िंग, तो इस वजह से जो है इनका निकनेम पड़ गया राजा। और ये अक्सर मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम मनप्रीत है, उसको हम अक्सर जो है बादल ही कह के पुकारते थे। तो मनप्रीत बादल कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, अमरिंदर सिंह सरकार में, और उससे पहले, उसके अलावा उनका एक परिचय ये है कि वो सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई हैं, और उन्होंने अपने ही परिवार से बगावत की थी। तो मनप्रीत बादल काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, काफ़ी चर्चाओं में रहते थे। इसकी वजह से मैं अपने दोस्त का जो निकनेम है वो बादल पड़ गया।
तो उसका ओरिजिनल सरनेम जो था वो मान था, लेकिन हम अक्सर उसको बादल ही कह के बुलाते थे। तो ये पंजाब के साथ में ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत सामान्य किस्म की प्रैक्टिस हैं। तो इन्होंने जो है, अच्छा, राजा वड़िंग का जो शुरुआती जीवन है उसमें थोड़ी एक ट्रेजेडी है। उनके माता पिता दोनों, जब वो बचपन में थे, छोटे थे, बहुत छोटी उम्र में थे, तब वो उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में राजा वड़िंग को अपने ननिहाल में पाला गया, तो इनका ननिहाल का गांव जो है वो सोथा है। तो शुरुआत में इन्होंने जो अपना नाम रखा वो राजा सोथा रखा। हालांकि जो वहाँ पे कांग्रेस का सर्कल है, लोकल सर्कल, वो इनको राजा बराड़ के नाम से ही जानता है, जो कि उनका ओरिजिनल सरनेम है। तो बाद में जब वो राजनीति में आए सन 2000 के आसपास, वहाँ पे मुक्तसर साहिब एक जगह पड़ती है पंजाब में, जो कि जहाँ का बादल गांव है, और जहाँ पे ये तमाम शिरोमणि अकाली दल के जो की तमाम लीडरशिप जो है, चाहे वो सुखबीर बादल हो, चाहे का जो पैतृक गांव है, और उनके पिता का पैतृक गांव है, ये बुनियादी तौर पे मुक्तसर साहिब नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, वहाँ से आते हैं। और मुक्तसर साहिब वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बादल गांव पड़ता है, जहाँ से प्रकाश सिंह बादल आते हैं, सुखबीर बादल आते हैं, शिरोमणि अकाली दल बादल जहाँ से की लीडरशिप, जहाँ से क़यादत जहाँ से आती है, तो ये वो गांव है पंजाब का। तो मुक्तसर में जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप का, सुखबीर बादल का, प्रकाश सिंह बादल का, वहाँ पे एक नेता होते थे जगमीत बराड़, जो कि कांग्रेस के लीडर थे। उन्होंने पहली बार जो है राजा सोथा को या राजा वड़िंग को कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। साल 2000 के आसपास की बात है। और 2012 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। गिदेरबाहा नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मुक्तसर साहिब में, और वहाँ से इन्होंने पहली बार चुनाव जीता। और 2014 में ये यूथ कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2014 से 18 ये यूथ कांग्रेस में काम करते रहे। इस बीच में 2017 में इन्होंने फिर से एक और चुनाव जीता, वहाँ से सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिद्दरबाहा से। और उसके बाद में 2019 में ये हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने में ये महज लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और महज 20,000 वोटों से राजा वड़िंग जो है ये सीट हार जाते हैं। और उसके बाद में इनका नाम काफ़ी चर्चा में आता है। 2022 में ये फिर से विधायक बनते हैं और पीसीसी चीफ बनते हैं। और 2017 से 22 के बीच में जो चन्नी 2021 में जो चन्नी गवर्नमेंट बनती है, जब चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का पदभार दिया जाता है। और उस समय इनका नाम एक और वजह से चर्चा में आता है, वो चर्चा में आता है बस बॉडी स्कैम हुआ था पंजाब में, जहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का स्कैम था। और इसमें जो है राजा वड़िंग का नाम लिया गया था। खासतौर पे विपक्ष उनके खिलाफ बहुत हमलावर था। और 2022 में जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस हारती है, चन्नी खुद 2 सीटों से हार जाते हैं, चमकौर साहिब से चुनाव हारते हैं, जो उनकी परंपरागत सीट है वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो दूसरे कंटेंडर होते हैं, दूसरे बड़े चेहरे होते हैं कांग्रेस के, वो भी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद में 2022 में राजा वड़िंग को पीसीसी का चीफ बनाया जाता है अप्रैल 2022 में। और यहाँ से जो है इनकी राजनीति चमकनी शुरू होती है और वो कांग्रेस के फेस बन जाते हैं। अब आप ये समझिए, तो अब आप पंजाब का अगर समाज को अगर समझेंगे, तो सबसे बड़ी जो डोमिनेटिंग कास्ट है वहाँ पे वो जट सिख है। और जट सिख ही वहाँ की सियासत, वहाँ की राजनीति जो है वो तय करते आए हैं लंबे समय तक। और उनके खिलाफ जो है एक और ग्रुप खड़ा हुआ है, एक और ग्रुप जो है जो राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ रहा है और राजनीतिक कारोबार चलाने में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है। उनको कहा जाता है मजहबी सिख, या जो एससी कैटेगरी है वहाँ पे, शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है, वो लगभग 30% जो है आबादी का बनाती हैं। और मेरे को लगता है कि भारत में पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी जो है शेड्यूल कास्ट समुदाय की आती हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो पंजाब में है। और इसके बावजूद वहाँ पे, और दूसरी बड़ी बात वहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट जो है वो ये है कि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद जो है लैंड होल्डिंग उनके पास में नहीं है। तो ये पंजाब का बुनियादी समाज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आएगा यहाँ से। और इसके बाद में हम चलते हैं चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ। चरणजीत सिंह चन्नी जो है पीएचडी होल्डर हैं, और पीएचडी उन्होंने एक दिलचस्प सब्जेक्ट में की है। लेकिन उससे पहले जो है उनका, हम थोड़ा सा, जिसको पंजाबी में कहते हैं पिछोकड़, तो हम थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी बेसिकली मजहबी सिख हैं, एक दलित हैं, और उन्होंने जो है राजनीति की शुरुआत बिल्कुल नगर पालिका के स्तर से की थी। नगर पालिका पर थी खरार, उसके वो 2002 में एक तरीके से चेयरमैन बने थे। तो यहाँ से उनकी जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से राजनीति शुरू होती है। और इस दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी परस्यू कर रहे थे। और पीएचडी का जो उनका सब्जेक्ट था वो बहुत दिलचस्प था। और इस समय तक चन्नी का कोई डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़ाव नहीं था, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया था वो ये किया था कि
2004 के का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस चुनाव में कांग्रेस का केंद्रीय संगठन का क्या स्ट्रक्चर था और इसके अलावा वहाँ पे चुनावी रणनीति कांग्रेस की क्या थी, ये उनके एक पीएचडी का सब्जेक्ट था। तो यहाँ से वो थोड़ा सा कांग्रेस की कार्यप्रणाली को एकेडमिकली समझने की कोशिश करते हैं और इस बीच में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो होती ही हैं। ऑब्वियसली वो बिल्कुल नगर पालिका के स्तर से वो अपना राजनीतिक करियर शुरू कर ही चुके थे ऑलरेडी 2002 में। तो 2007 में वो चमकौर साहिब से एमएलए बनते हैं और जब वो चमकौर साहिब से निर्दलीय एमएलए बनते हैं, कांग्रेस की उनके पास में टिकट नहीं होती, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 2012 और 2017 में वो फिर से चमकौर साहिब से चुनाव जीतते हैं। अच्छा, 2017 में जो चुनाव जीता था कांग्रेस ने, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर लगातार दो धड़े जो हैं वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ थे, दूसरी तरफ थे वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनके बीच में बहुत रसाकसी चल रही थी। सिद्धू आए दिन उनके खिलाफ बयान दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे संगठन में कोई सामंजस्य ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि अमरिंदर सिंह जो है अपने पद से इस्तीफा देते हैं सितंबर 2021 में और ये उम्मीद लगाई जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो उनकी जगह लेंगे, लेकिन सबको सरप्राइज़ करते हुए कांग्रेस वहाँ पर एक दलित मुख्यमंत्री, दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाती है। और इसको कई उस समय के जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये बोल रहे थे कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाना जो है वो जो मजहबी सिख और जो दलित वोट है पंजाब का उनको कंसोलिडेट करेगा पंजाब में कांग्रेस के फेवर में, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। 2022 में जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है, इंक्लूडिंग चन्नी खुद चुनाव हारते हैं 2 सीटों से और ये स्थिति वहाँ पर कांग्रेस की बनती है। अब नवजोत सिंह सिद्धू एक तरीके से पिक्चर से गायब हो चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की जगह ले चुके हैं। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू खुद जट सिख समुदाय से आते हैं, जिस तरीके से राजा वड़िंग आते हैं। तो एक कांग्रेस के भीतर भी जो दो समुदायों को जो रिफ्ट है, वहाँ पे जो राजनीतिक वर्चस्व की जो खींचतान है वो भी हमको दिखाई देती है। एक तरफ दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी है, दूसरी तरफ जट सिख समुदाय से आने वाले राजा वड़िंग है। तो इनके बीच में हमको एक खींचतान होती हुई दिखाई दे रही है कि वहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा या कांग्रेस का कारोबार वहाँ पे कौन चलाएगा, बुनियादी तौर पे ये मसला वहाँ पे फंसा हुआ है। और चरणजीत सिंह चन्नी अकेले ऐसे नहीं है जो कि, अच्छा उधर दूसरी तरफ ये हो रहा है कि चन्नी जिस तरीके से खुलेआम बगावत कर रहे हैं, उन्होंने एक समिति बनाई है, कहा है कि समिति जाके आलाकमान से बात करेगी और ये कहेगी कि जो राजा वड़िंग को रिपीट करना जो है वो आलाकमान का सही फैसला नहीं है, जिस तरीके से सांगठनिक बदलाव किए गए हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं जो असंतुष्ट हैं। एक और बात हवा में तैर रही, वो तैर रही सुखविंदर सिंह रंधावा को लेकर। सुखविंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी अभी अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि एक तरफ कांग्रेस है जहाँ पे स्पष्ट दरार है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अपना गेम प्लान जो है वो पंजाब में भी सेट करने में लगी हुई है। अच्छा, पंजाब में कभी भी बीजेपी की बहुत बड़ी पकड़ नहीं रही या बीजेपी के पक्ष में बहुत माहौल नहीं रहा है। बीजेपी जब वाजपेयी के समय जब बीजेपी को सीटें हासिल होती थी उस समय शिरोमणि अकाली दल के साथ में उनका गठबंधन होता था। ये गठबंधन बाद में 2024 के चुनाव के आसपास जाके टूटता है। खासतौर पे किसान आंदोलन के बाद में शिरोमणि अकाली दल इतने दबाव में आती है कि वो बीजेपी के साथ में दिखना नहीं चाहती है पंजाब के अंदर, क्योंकि वो एक तरीके का पॉलिटिकल सुसाइड हो जाता उस समय का जैसा माहौल था पंजाब में। तो उसके बाद में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो है वो गठबंधन टूटता है और इसके बाद में बीजेपी जो है अब नए सिरे से पंजाब में अपना बेस ढूंढने की कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा के सहित जो तमाम पंजाब से आने वाले एमपी थे राज्यसभा के, उनको मिलाया जाना बीजेपी में, वो आप उसको पहला संकेत के तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद में अब ये सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जाके अमित शाह से मिल रहे हैं। इसके अलावा तीसरा एक और बड़ा चेहरा है, वो है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने 1 तारीख को जब ये पूरा का पूरा संगठन का ढांचा तैयार हो रहा था, जो 4 घंटे की मीटिंग चली, उस मीटिंग से वो बहुत एक तरीके से बेआबरू होके जो है उस मीटिंग से निकले और उन्होंने आके जो है एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ हैं कांग्रेस के भीतर, उनके खिलाफ जो है उनके पास में कोई जादू टोना होता है। उन्होंने पंजाबी वर्ड इस्तेमाल किया, गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी एक ऐसा मतलब जैकल या गीदड़ से निकलने वाला के बाल से बना हुआ एक टोटका होता है, जिसका इस्तेमाल जो है अक्सर पश्चिमी राजस्थान में भी और पंजाब में भी बहुत प्रचलित है कि अगर आपके पास में गीदड़ सिंगी, आप अपने
तिजोरी वगैरह में रखते हैं तो आपके धन धान्य जो है आपके घर में कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही मान्यताएं हैं ये जादू टोटका टाइप की। तो उन्होंने गीदड़ सिंगी, क्योंकि स्लैंग की बात है तो उन्होंने गीदड़ सिंगी उसमें बहुत स्पष्टली कोष्टक में लिखा कि कोई रेमेडी जो है या एंटीडोट उन्होंने इस्तेमाल किया इंग्लिश में, और उसमें लिखा गीदड़ सिंगी। तो गीदड़ सिंगी उनके पास में नहीं है जिससे जो ये पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो पाएँ। तो उसकी ये वजह थी कि जो पूरा का पूरा संगठनिक ढांचा बन रहा था उसमें मनीष तिवारी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, और ये मनीष तिवारी को थोड़ा अखर रहा हो, क्योंकि पिछले 4.5 दशक से जो है वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और उनके पास में एक पॉलिटिकल लेगेसी है। वीएन तिवारी जो कि इनके पिता थे, वो पंजाबी लैंग्वेज के काफ़ी बड़े जानकार थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और उनको जो है खालिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया था। तो एक तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों का सामना करते हुए वो शहीद हुए थे, और वो लेगेसी जो है वो मनीष तिवारी के पास में थी। और वो पंजाब में कांग्रेस के हिंदू चेहरा थे, जो हिंदू वोटर्स हैं उनके बीच में मनीष तिवारी एक चेहरे के तौर पे देखे जाते थे। और अब जो है वो उनको एक तरीके से ठुड्डे लाइन कर दिया गया है, पंजाबी में अगर कहा जाए, या साइड लाइन कर दिया गया है अगर हम आम फहम जबान में बात करें तो ये स्थिति अभी पंजाब में बनी हुई है। लेकिन ये कहानी अगर आप गौर करके देखेंगे तो सिर्फ पंजाब की नहीं है। अगर आप बगल के राज्य राजस्थान चलेंगे तो वहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपको इसी किस्म की रस्साकसी जो है पिछले 10 साल से देखने को मिल रही। 2018 से कंटिन्यूसली जो है दोनों के बीच में एक तनातनी की स्थिति है, जब अशोक गहलोत जो है फिर से मुख्यमंत्री बने, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के। और ऐसी ही तनातनी हमको पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में दिख रही थी। अब कमलनाथ साइडलाइन आ गए हैं तो उनकी जगह जीतू पटवारी ने ले ली है। दिग्विजय सिंह अपने जगह पे अभी भी जमे हुए हैं खूंटा पकड़ के। और पंजाब में तो ये हो ही रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि वहाँ पे जो है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, भूपेश बघेल के बीच में और टीएन सिंहदेव के बीच में भी इसी किस्म की खींचतान हमको देखने को मिलती है। तो ये कांग्रेस के साथ में या कांग्रेस में ही ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ आपको एक और पिक्चर, अगर आप आज का अखबार देखेंगे या समाचार देखेंगे तो आपको एक और पिक्चर दिखाई देगी कि नितिन नबीन जो कि नए अध्यक्ष हैं वो अभी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। बहुत जूनियर हैं, युवा मोर्चा से आए हुए, और बहुत संसदीय अनुभव नहीं है उनका, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब पहुंचे हैं तो यूपी की जो तमाम लीडरशिप है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जो हैं, उनके स्वागत में खड़े हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तरफ आपको बीजेपी में दिखाई देता है, और एक तरीके से पूरा का हैपहैज़र्ड और मतलब बिना कोई कोऑर्डिनेशन के चलता हुआ संगठन आपको कांग्रेस में दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी बेसिकली मतलब इसकी जो कांग्रेस की अभी की स्थिति है उसकी जड़ें दरअसल जो है वो 1969 में छुपी हुई हैं। हुआ क्या था कि उस समय वीवी गिरी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति का, और वीवी गिरी कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं थे। अच्छा, आपको इसको थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में कांग्रेस में 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा ऐसा था जो कि इंदिरा का समर्थन कर रहा था, दूसरा धड़ा ऐसा था जो कि ओल्ड गार्ड था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से आया हुआ था, जिसने कांग्रेस का संगठन खड़ा किया था, बनाया था और उस संगठन में काम किया था, और वो व्यक्ति पूजा के लिए तैयार नहीं थे। और उस धड़े की लीडरशिप जो थी वो के कामराज के पास में थी। के कामराज वही नेता थे जिन्होंने वॉलेंट्रीली जो है अपना पद छोड़ा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर। उसके बाद में वो केंद्र की सियासत में संगठन का काम करने के लिए आए। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसको के कामराज प्लान कहा जाता है, और उसमें तमाम जो है सीबी गुप्ता सहित कई नेता जो हैं, सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, सहित कई नेता जो हैं उसमें शहीद हुए थे के कामराज प्लान में। और उस समय अखबारों में एक टर्म चलता था कामराज, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो लोग 10 साल से लगातार सत्ता में हैं उनको अब सत्ता छोड़ के संगठन के काम में फिर से लगना चाहिए, क्योंकि इसके बिना संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो नेहरू ने उस प्लान को इनिशियली जो है स्वीकार किया, क्योंकि नेहरू को ऐसा लगता था, और इसके बारे में बहुत सारे विश्लेषण हैं कि नेहरू जो है दरअसल इंदिरा गांधी के लिए रास्ता साफ करना चाह रहे थे, ओल्ड गार्ड्स को हटाना चाह रहे थे। इसमें मोरारजी देसाई भी कामराज हुए थे, उनको भी अपना पद छोड़ के जो है संगठन के कामों में लगना पड़ा था। लेकिन के कामराज बाद में जो है एक अल्टरनेटिव, नेहरू के जाने के बाद में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सेंटर, एक पावर सेंटर के तौर पे खड़े होते हैं, और पूरी की पूरी कांग्रेस की सियासत जो है, पार्टी की सियासत, ऑर्गेनाइजेशन की जो सियासत है वो के कामराज चला रहे होते हैं। उनके साथ में बहुत सारे नेता और होते हैं, लिंगप्पा हैं, जैसे कि
और नीलम संजीव रेड्डी और तमाम ऐसे अतुल्य घोष वगैरह। तो ये लोग जो हैं वो पूरा का पूरा एक गुट बनाते हैं जिसमें मोरारजी देसाई भी शामिल होते हैं और इस गुट को कहा जाता है सिंडिकेट। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बाद में बहुत टसल हो रही होती है। लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन के बाद में जिस तरीके से इंदिरा सत्ता में आती हैं और उस समय सिंडिकेट पूरी तरीके से सत्ता के ऊपर काबिज होता है, संगठन के ऊपर काबिज होता है और इंदिरा को इस सिंडिकेट को, इन ओल्ड गार्ड्स को किनारे लगाने में बहुत पसीने आ जाते हैं, बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है। इवन जो है एक ऐसी स्थिति भी बनती है जब उनकी सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है और लेफ्ट का समर्थन लेके वो किसी तरीके से अपनी सरकार बचा पाती है इंदिरा। और वो घटना ऐसी होती है कि जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति होते हैं और उनकी जो है असामयिक मौत हो जाती है और उसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव हो रहे होते हैं और इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो घोषित उम्मीदवार होते हैं वो होते हैं नीलम संजीव रेड्डी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जो है अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती हैं और उन उम्मीदवार का नाम होता है वीवी गिरी। वीवी गिरी उस समय जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वीवी गिरी अपनी उम्मीदवारी दे देते हैं। तो एक ही पार्टी के दो लीडर जो हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं और इंदिरा गांधी चुनाव से ठीक पहले जो है ऑल इंडिया रेडियो पर जाके एक भाषण देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मैं कांग्रेस के तमाम लीडरों से अपील करूंगी कि कल जब वो वोट डालने जाएं तो अंतरात्मा की आवाज़ सुने। तो उनका संदेश साफ था कि आप जो है निजलिंगप्पा के पक्ष में वोटिंग करिए, ना कि जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं नीलम संजीव रेड्डी उनके पक्ष में। और होता यह है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव सामान्य तौर पर दिलचस्प होते नहीं क्योंकि पहले से ही पता होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से जो उसका समर्थित जो उम्मीदवार है उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि दो प्रेफरेंस के वोट होते हैं, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस। और भारत के इतिहास में वीवी गिरी का चुनाव अकेला ऐसा चुनाव था जिसमें दूसरे प्रेफरेंस के वोट गिने गए थे क्योंकि पहले प्रेफरेंस के वोट में किसी को भी 50% का जो बहुमत है वो नहीं मिला था। तो वीवी गिरी जैसे तैसे करके वो चुनाव जो है वो जीत जाते हैं और ये चुनाव जीतने के बाद में एक तरीके से इंदिरा जो है संगठन में अपना लोहा मनवा देती हैं और 1 नवंबर 1969 के दिन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दो जगह चल रही होती है। एक चल रही होती है 7 जंतर मंदिर रोड जो उस समय कांग्रेस का मुख्यालय था और दूसरी चल रही होती है 1 सफदरजंग रोड जहाँ पे प्रधानमंत्री का आवास था। तो दो जगहों पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही होती है, दोनों जगहों पे 11-11 सदस्य उपस्थित होते हैं और इसके बाद में कांग्रेस 2 फाड़ में बढ़ जाती है। तो जो ओल्ड गार्ड्स की जो कांग्रेस थी उसको कहा जाता है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो इंदिरा के लीड में जो कांग्रेस थी उसको कहा जाता है कांग्रेस रिक्विजिशन। और लेकिन रिक्विजिशन कोई कहता नहीं, कांग्रेस रूलिंग कह दिया जाता है, सामान्य तौर पे आसान शब्द है। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर 2 धड़े बनते हैं और यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी को पहली बार जो है लॉस होता है कि वो जो कांग्रेस शुरुआत में 1950 में जब बनी थी, जो चुनावी सिंबल उनके पास में था कांग्रेस में, वो कांग्रेस ओ के पास में चला जाता है जो 2 बैल और किसान का सिंबल था क्योंकि उस समय भारत कृषि प्रधान देश था। तो बहुत कनेक्ट करती है जनता कि दो बैल और किसान जो है हल चलाता हुआ किसान, ये कांग्रेस का सिंबल हुआ करता था उस समय। और उसके जवाब में इंदिरा गांधी जब जाती हैं अपनी पार्टी बनाती हैं तो उनको सिंबल मिलता है गाय और बछड़ा। तो ये कहा जाता है उस समय बहुत पॉलिटिकल चर्चाओं में और इस तरीके के लतीफ़े गाढ़े जाते हैं कि ये गाय जो है वो इंदिरा हैं और जो बछड़ा है वो संजय गांधी हैं। लेकिन खैर इंदिरा ने खुद को बाद में 1971 के चुनाव में खुद को साबित किया और उस चुनाव को के कामराज खुद चुनाव हार जाते हैं और उनके तमाम लीडर जो हैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंदिरा के खिलाफ कोई खास चुनौती दे नहीं पाते हैं। बहरहाल तो ये यहाँ से कांग्रेस जो है उसमें एक नींव डलती है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ से डिसमेंटल होना शुरू होता है और केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो आला कमान है, वो तय करना शुरू कर देती है हर किस्म के बिजनेस। ये जब आप पावर में रहते हैं तो ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर होते हैं तो वो फिर जो संगठन, क्योंकि संगठन के नाम पे वो लोग हैं जो कि यस मैन थे या जो आपके पसंद के लोग थे, वो संगठन फिर चरमराना शुरू होता है। और यही कुछ कांग्रेस के साथ में हुआ 2014 के बाद में। कांग्रेस लगातार जो है वो कांग्रेस में जो संगठन आज़ादी के आंदोलन के तुरंत बाद की कांग्रेस में हुआ करता था, जहां पे एक आदमी का, नेहरू बहुत करिश्मेटिक लीडर थे, लेकिन नेहरू को भी संगठन में अपनी बात मनवाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। वो सुप्रीमो नहीं थे, वो कांग्रेस के ही एक नेता थे। और ये ढर्रा कांग्रेस का चलता रहा इंदिरा गांधी के समय तक, 1969 तक, 1969 तक। और उसके बाद में जो है जब इंदिरा ने अपनी सत्ता संभाली तो उन्होंने
लगभग जो है एक मॉडल ऐसा अपनाया जो मॉडल अंग्रेजों ने अपनाया था कभी प्रिंसली स्टेट को अपीस करने के लिए। वो हर जगह पे जो है एक अपना क्षेत्रीय सत्रप उन्होंने खड़ा करना शुरू किया, जो कि एक पर्टिकुलर इलाके की पूरी राजनीति, पूरी रणनीति जो है संभालता था। तो ये मॉडल जो है इंदिरा गांधी ने अपनाया। लेकिन जैसे ही वो केंद्र से सत्ता में बाहर हुई, वैसे ही ये जो टापू, ये जो छत्रप उन्होंने खड़े किए थे, वो धीरे धीरे ढहना शुरू हो गए, या उन्होंने जो है अपने पाले बदल लिए। और ये कांग्रेस की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कांग्रेस को फिर वो संगठन खड़ा करने में, जिस किस्म का संगठन बीजेपी के पास में है, उसको खड़ा करने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट और बहुत टाइम लगेगा। हालांकि वो लगभग 15 साल से 12 साल हो गए उनको सत्ता से बाहर हुए। एक दशक का समय अच्छा समय होता है। लेकिन कांग्रेस अभी क्या है कि अपने पुराना जो उनका भूत है, जो उनके भग्नावशेष हैं, उनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। वही ढर्रा जो है लगातार चलता जा रहा है कि एक राज्य में जो है दो धड़े खड़े कर दो, उनके बीच में बैलेंसिंग एक्ट करते रहो, और सत्ता जो है उसमें आपकी पूंछ बनी रहेगी, आला कमान जो है उसकी जो है प्रासंगिकता बनी रहेगी। ये कांग्रेस का बड़ा मॉडल जो है आपको देखने को दिखाई देता है। लेकिन ये सिर्फ जो है कांग्रेस की कमी है, ऐसा नहीं है। दरअसल जो भी पार्टियां जो सत्ता से बाहर होती हैं, उनके सामने इस किस्म की संगठनात्मक समस्याएं जो है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो है वो आती रही। और ये बीजेपी के साथ में भी हुआ। आपको याद दिला दूं, 2003 में राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम थी और उनके खिलाफ खुली बगावत हो रही थी। उस समय जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं घनश्याम तिवाड़ी, उनके नेतृत्व में घनश्याम तिवाड़ी, हरशंकर बावड़ और तमाम नेता जो है, अरुण चतुर्वेदी, जसवंत सिंह, जो उस समय जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे, उससे पहले रक्षा मंत्री रहे थे। तो जसवंत सिंह भी उस पूरे के पूरे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उसको भैरव सिंह शेखावत जो कि उपराष्ट्रपति थे, वो भी इस पूरे के पूरे धड़े को समर्थन देना शुरू करते हैं। और आप देखेंगे उस समय का बीजेपी का संगठन जो है वो भी इस तरीके से छितराया हुआ, तितर बितर होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो सारा जो हम कह सकते हैं कि जो कि बॉन्डिंग जो ग्लू है, वो सत्ता है। जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, वो उस बॉन्डिंग ग्लू को रखती है। वहाँ पे जो आप ये सामान्य, अगर आप ये समझिए कि कोई एक ऐसे गुब्बारा है, अगर उसके आप केंद्र को खींचेंगे तो आपको पेरिफेरी जो है वो खिंचती हुई दिखाई देंगी केंद्र की तरफ से। और अगर केंद्र को आप छोड़ देंगे, उसके सेंटर को अगर आप छोड़ देंगे, तो पेरिफेरी भी लूज हो जाएंगी। तो ये सिद्धांत जो है, हालांकि ये कोई वैज्ञानिक मॉडल नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे ये जो है राजनीति में काम करता हुआ हमको दिखाई देता है। अगर आपके पास में केंद्रीय सत्ता है तो आपका संगठन भी कायदे से चलेगा। तब आपके 35-37 साल 38 साल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेने के लिए एक सूबे के मुख्यमंत्री भी आएंगे और उनका तमाम कैबिनेट भी आएगा। और अगर आपके पास में केंद्रीय सत्ता नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरीके से छितराया हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये स्थिति बनती है। तो इसमें सिर्फ कांग्रेस को दोष देना वो भी बहुत पूरी तरीके से उचित नहीं। हालांकि कांग्रेस के पास में एक उनके हिस्टोरिकल ब्लेंडर्स की एक सीरीज है, जिसको कि उनको सुधारने में बहुत समय लगेगा। लेकिन उनके सामने ऐसी स्थिति भी कि उनके सामने हालात भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा, मतलब इसी को थोड़ा सा मैं अगर और कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, तो 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद में वो ऐलान करते हैं कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई वगैरह के तमाम पदाधिकारी जो है वो काडर चुनेंगे, वो चुनाव के तरीके से आएंगे। और मेरे को आज भी याद है कि 2004, 5, 6, 7, 8, 9 तक मैंने वो चुनाव होते हुए देखे। और उन चुनाव में एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट करते थे। अभी भी होते हैं, यूथ कांग्रेस के चुनाव होते रहे हैं, मैं देखता हूं। हालांकि मैं बहुत कवर नहीं करता हूं यूथ कांग्रेस वगैरह को, लेकिन वो परिपाटी उन्होंने डालने की कोशिश की ताकि संगठन का जो है ढांचा थोड़ा सुधरे और युवाओं को मौका मिले, और कोई भी नेता का बेटा नेता ना बने। जो नेपोटिज्म की बात बार बार कांग्रेस को लेकर होती है वो ना हो। तो ऐसा नहीं, कोशिशें नहीं की गई, लेकिन वो कोशिशें जो हैं वो काफ़ी नहीं हो रही हैं, मतलब काफ़ी साबित नहीं हो रही कांग्रेस संगठन के लिए। तो ये स्थिति है मोटा मोटी कांग्रेस की जो अभी हाल की स्थिति है। और वहाँ पे जो राज्यों में जो झगड़े चल रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको पस मंजर देने की कोशिश की, बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश किया कि क्यों जो है इस तरीके का टकराव आपको कांग्रेस में दिखाई देता है और बीजेपी में नहीं दिखाई देता। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपको ये फॉर्मेट कैसा लिख रहा है इसके बारे में भी अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, सीरियसली गंभीरता से पढ़ते हैं और सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। तो आपके ही सजेशन पे हमने इस शो का नाम जो है सुल्तान की डायरी रख लिया है, और ये रेगुलर इंटरवल पे जो है आपको ये शो जो है दिखाई देगा न्यूज़ पिंच पे। और तमाम इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, क्यों कांग्रेस में ये झगड़ा हो रहा है, क्या मेरा विश्लेषण आपको समझ में आए या आपकी कुछ इससे अलग राय है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु जिन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दी, और आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।